अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 का फ़्लो चार्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। आज हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स या क्या क्या गाइडलाइंस होती है जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो फ़्लो चार्ट का टॉपिक लास्ट टाइम हमने लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया था कि एल्गोरिदम को ही पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, ग्राफिक्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो हमारा स्टेप होता है उसको हम कह देते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। ठीक है। उसके कुछ सिंबल्स भी उस दिन हमने देखे थे। उम्मीद है कि वो आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि आज जब हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सिंबल्स को थोड़ा बहुत हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम आगे गाइडलाइंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा ये एक चीज़ तो पहले देखें ना कि ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में। पहली गाइडलाइन क्या है, पहला रूल। गाइडलाइन क्या होता है? असूल, रूल, लिखने का रूल क्या होंगे इसके। ठीक है। ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। स्टेप्स मस्ट बी इन ऑर्डर। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि कौन कौन सी आपने इनपुट्स शो करनी, कि कौन कौन सी वैल्यूज यूज़र से लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग कौन कौन सी होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, या आपने डिसीजंस किस जगह पे लेने हैं, या आउटपुट किस किस जगह पे आपने डिस्प्ले करनी है। तो ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स या स्टेप्स एक बाकायदा तरतीब के अंदर होने चाहिए। लास्ट टाइम में एग्जांपल कोड की थी कि आपने शूज़ और सॉक्स पहननी है, तो इसमें सीक्वेंस या एक लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा कि आप सबसे पहले शूज़ और सॉक्स लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहले सॉक्स पहनेंगे, फिर आप शूज़ पहनेंगे। ये लॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है। इलॉजिकल क्या होगा, आप पहले शूज़ पहन लें, बाद में आप शूज़ के ऊपर सॉक्स पहनने लग पड़े। ठीक है, तो वो तो चीज़ नहीं चलेगी ना। ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर, एक तरतीब, एक सीक्वेंस के अंदर आपने तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फ्लो चार्ट के अंदर बनाना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। वही चीज़ जो एल्गोरिदम के अंदर थी, वही चीज़ के फ्लो चार्ट आपका साफ होना चाहिए। मेरे अलावा या आपके अलावा कोई और बंदा उसको देखे तो उसको समझ आ जाए कि हाँ जी, इस जगह पे क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, इस स्टेप के बाद हमने कौन से स्टेप के ऊपर लेके जाना है अपने फ्लो को। ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। एम्बिग्विटी होता है शकूक व शुबहात, गैर वाज़े, समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है। ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है, जिसको समझने में मुश्किलात आ रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्बिग्विटी कहेंगे। ठीक है। तो आपका फ्लो चार्ट के अंदर ना एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। पेपर के अंदर आमतौर पे जैसे आप लोग करते हैं कि कुछ गलत चीज़ें लिख आते हैं, कांटे मार के लिख आते हैं बीच में, कि शायद टीचर को नहीं समझ आएगी, टीचर मार दे देंगे। ठीक है। तो फ्लो चार्ट वैसा नहीं होना चाहिए आपका। अगला रूल देखें। द यूजुअल, यूजुअल होता है आम तौर पे या नॉर्मल फ्लो चार्ट्स के अंदर जो चीज़ परफॉर्म की जाए या अडॉप्ट की जाए। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है, या तो आपका फ्लो चार्ट, ये पेज है ना आपका, ये वाला सारा, ठीक है, तो इस पेज पे जिस तरह ये जा रही है ना चीज़, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट से चीज़ आ रही है राइट, या टॉप से आपका फ्लो चार्ट बॉटम होगा। ठीक है। आमतौर पे जो ये वाली पैटर्न फॉलो किया जाता है, टॉप से बॉटम, पेपर के ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद नीचे लेके आते हैं। ठीक है। उसके बाद ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। प्रोसेसिंग का क्या होती है, जहाँ पे आपके कैलकुलेटर ने या आपके प्रोग्राम ने या आपके सॉल्यूशन ने किसी जगह पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उस वक्त हम कहेंगे कि ये इस जगह पे ना प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे एक इनपुट 5 ली थी, एक इनपुट 7 ली थी, और जब मैं कहूँगा 5 + 7, तो डैट विल बी अ प्रोसेसिंग। तो वो प्रोसेसिंग जो होगी वो इस तरह के प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हमेशा लिखी जाती है। ठीक है। प्रोसेसिंग, अगली चीज़, प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर लाइन भी एक ही एंटर होगी, और प्रोसेसिंग सिंबल से लाइन भी एक ही निकलती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इधर ऊपर से नीचे है तब भी एक ही लाइन एंटर होनी चाहिए इस सिंबल के अंदर, और एक ही लाइन इसके अंदर से निकलनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद
ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या होता है वो उस दिन हमने डिस्कस कर लिया था कि जिस जगह पे आपने अगर या कंडीशन कोई लगानी हो तो उस जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स के अंदर होना चाहिए, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डायमंड या डिसीजन सिंबल। तो डिसीजन सिंबल के अंदर क्या कहते हैं कि एक ही लाइन एंटर होनी चाहिए और उधर से दो लाइनें निकलती हैं। लाइन तो एक एंटर हो गई, ठीक है, उसके बाद दो लाइनें किस लिए होंगी, एक होती है ट्रू के लिए, एक होती है फॉल्स के लिए, ठीक है। ये जब आपका और ट्रू, अब मैं कह देता हूँ ना, देखें, इज रेन, क्या बारिश हो रही है, ठीक है, तो इसका आंसर दो ही पॉसिबल हो सकते हैं ना, कि या तो मैं कहूँगा यस इट इज़ रेनिंग, या मैं कहूँगा नो इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि डिसीजन सिंबल के अंदर एक यस के लिए होता है, एक ट्रू के लिए होता है और एक फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। अगला रूल देखें, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल। कंजंक्शन विद द टर्मिनल सिंबल का क्या मतलब है, टर्मिनल सिंबल होता है जो आपका ओवल शेप होती है, या जो आपका स्टार्ट या जो आपका एंड सिंबल होता है। एंड का मतलब है जहाँ पे फ्लो चार्ट आपका स्टॉप हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इधर कह क्या रहा है कि जो आपके ना कंजंक्शन या टर्मिनल या ओवल शेप के साथ जो आपके लाइंस निकलेंगी ना, वो सिर्फ एक हो सकती है। इसका क्या मतलब है, इधर मैं कह देता हूँ ये स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से सिर्फ एक ऊपर नहीं आएगी, इसके ऊपर से कोई लाइन नहीं आएगी या इधर से कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन निकलेगी और इसके नीचे जो भी सिंबल होगा उसके अंदर जाके वो एक्शन, वो टास्क परफॉर्म करने लग पड़ेगा, ठीक है। या ये एंड मैं कह देता हूँ, या स्टॉप वाला जहाँ पे फ्लो चार्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आएगी और दो लाइनें या तीन लाइनें हम कहीं और से लेके इस सिंबल के अंदर नहीं आते, ठीक है। ये रूल भी आपने याद रखना है। उसके बाद राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल। रिमार्क्स वाला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिमार्क्स क्यों लिखते हैं, ताकि कमेंट्स होते हैं बेसिकली, इसलिए लिखते हैं कि ताकि आज या कल या इवन आफ्टर 1 ईयर अगर आप या कोई और प्रोग्रामर उस चीज़ को देखे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे या मेंटेनेंस के लिए, तो उसको वो फ्लो चार्ट कमेंट्स देख के आइडिया हो जाए कि अच्छा इस स्टेप पे ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, अच्छा इस स्टेप पे ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब ये कमेंट्स ना हो तो इवन आप खुद ही साल बाद आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अच्छा जी इधर क्या स्टेप परफॉर्म हो रहा है, इधर मैंने क्या टेक्निक या क्या फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना हम ये अपने एनोटेशन सिंबल या ये कमेंट्स के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इधर वही चीज़ कह रहा है कि आपने रिमार्क सिंबल ना इस सिंबल के अंदर यूज़ करने होते हैं, ताकि जिस जगह पे भी ये सिंबल आए तो वहाँ पे फ़ौरन आइडिया हम पिक कर लें कि अच्छा इसने इधर ये कमेंट्स या इधर रिमार्क्स लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाए, इफ़ फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इफ़ अ फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टेड सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। कनेक्टेड सिंबल कौन सा था, ये जो छोटा सा सर्कल उस दिन हमने डिस्कस किया था। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आपका फ्लो चार्ट के अंदर लाइंस काफ़ी ज़्यादा हो जाए कि आपका फ्लो चार्ट को समझने में मुश्किल हो रही है कि आप किस लाइन से हमने किस लाइन के ऊपर जंप करना है, ठीक है, मतलब ऊपर से काफ़ी लाइंस आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो अब इधर आप आमतौर पे ना ये चार लाइनें बस बनाइए, आमतौर पे ना जब प्रोफेशनल फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं तो 10-20 लाइनें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इधर कह क्या रहा है कि आपने सिंपली क्या करना है कि ये सिंबल इस्तेमाल कर देना, इसके बाद सिर्फ हमारी एक ही लाइन निकलेगी, तो इससे हमारा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसान हो जाएगा, आगे समझना आसान हो जाएगा। अगली क्या कहता है गाइडलाइन, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डाटा। जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया ना किसी फार्मूला को, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आप रफ वैल्यूज़ देंगे। टेस्ट द वैलिडिटी का मतलब है कि आप चेक करेंगे कुछ वैल्यूज, जैसे एल्गोरिथम के अंदर मैंने कहा था ना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया था रफ वैल्यूज लिख के। तो बिल्कुल वैसे ही इधर हम क्या करते हैं कि कुछ रफ वैल्यूज लिख के चेक करते हैं कि हम जी आपका फ्लो चार्ट हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट को नहीं चेक करते, आपने डायरेक्ट काम कर दिया, तो हो सकता है कि आपने फ्लो चार्ट गलत बनाया हुआ हो। तो उसके बाद जो आपका फर्दर टास्क होगा ना फ्लो चार्ट की बुनियाद पे जो आप बनाएंगे, तो वो सारे के सारे आपके गलत होंगे, ठीक है। इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने फ्लो चार्ट को चेक करें कि सही काम करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।